नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियतावाद। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्वोच्च न्यायालय, क्षेत्राधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियतावाद। तो हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की। सबसे पहला हमारा टॉपिक ये रहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता क्यों है। सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता एवं महत्व कहाँ इनकी आवश्यकता है और कहाँ हमारा महत्व है। सबसे बड़ी बात हमारा अध्ययन का टॉपिक ही है। कोई भी शासन व्यवस्था है, उसमें शासन को संचालित करने के लिए 3 अंग है: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून का निर्माण, कार्यपालिका लागू, न्यायपालिका यह देखती है कि उस कानून का सही तरीके से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही प्रकार से उसका क्रियान्वयन कानून का हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने संघीय कार्यपालिका का अध्ययन कर लिया, जबकि चूंकि हमारा टॉपिक चल रहा है, हमारा पेपर चल रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था, तो भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने संघीय कार्यपालिका का अध्ययन किया और हमने संघीय व्यवस्थापिका का भी अध्ययन किया। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और संघीय व्यवस्थापिका में भारतीय संसद का हमने अध्ययन किया। अब बात आती है न्यायपालिका में क्या था? सर्वोच्च न्यायालय। अब हम बात कर रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता और महत्व कहाँ है, कहाँ सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता है। तो हम बात करते हैं जिन टॉपिकों में सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता है, जिन बातों में सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता है। नंबर 1 आता है संविधान का रक्षक। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा का काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय इस बात का कार्यवाही करता है कि संविधान के मर्यादा अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसा हम लोग पढ़ते हैं, जैसा हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताओं में देखते हैं, भारत एक लिखित और कठोर संविधान को अपनाया गया है। इसके साथ ही संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है कि कानून सबसे मजबूत स्थिति में है। संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए, संविधान को सर्वोच्च रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के रक्षक और संविधान के अधिकाधिक व्याख्याता के रूप में कार्य किया जाता है। वह संसद द्वारा निर्मित ऐसी विधि को
अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान के विरुद्ध हो। अपनी इस शक्ति के आधार पर वह संविधान की प्रभुता और सर्वोच्चता की रक्षा करता है। संविधान के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो या विवाद स्थिति पैदा हो जाती है तो संविधान का अधिकार पूर्ण व्याख्या उसी के द्वारा की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है। दूसरा है संघात्मक व्यवस्था का रक्षक। दूसरा है संघात्मक व्यवस्था का रक्षक। भारतीय संविधान भारत में संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है। संघात्मक व्यवस्था में कानून बनाने के लिए 3 सूचियों की व्यवस्था की गई है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संविधान द्वारा संघात्मक शासन व्यवस्था की व्यवस्था की जाती है। इसमें संघीय तथा राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय इस शक्ति को विभाजन की रक्षा करता है। संघीय राज्य सरकारों को अपने अधिकार क्षेत्र से कोई भी कार्य करने से रोक सकता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय रोक सकता है। इसके अतिरिक्त संविधान द्वारा चाहे कितना भी अधिक स्पष्ट शक्ति का विभाजन क्यों ना हो, अनेक विषयों पर संघीय तथा राज्य सरकारों के बीच, राज्य तथा राज्य सरकारों के बीच परस्पर विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिसका निपटारा, जिसका सुलह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। नंबर 3 है मूल अधिकारों का रक्षा। मूल अधिकारों का रक्षक। मूल अधिकारों का रक्षक। भारतीय संविधान द्वारा संविधान के भाग 4 में संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। मूल अधिकारों की बात की गई कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। संपत्ति के अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा बाद में हटा दिया गया था। वर्तमान में हमारे 6 मूल अधिकार हैं। अब उन 6 मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती है, किसी भी प्रकार के मूल अधिकारों को नुकसान पहुंचता है, तो भारतीय संविधान द्वारा जो मूल अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं, उन मूल अधिकारों की रक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है। यदि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या अन्य कोई सत्ता, अन्य कोई शक्ति नागरिकों के अधिकारों या स्वतंत्रता में किसी प्रकार का आक्षेप करती है तो सर्वोच्च न्यायालय, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का हमारा 6ठा अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 32 से 35 तक, जिसमें कुछ आदेश जारी किए गए हैं, परमादेश जारी किए गए हैं, जिसमें बंदी प्रतिक्षण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रसाय और उत्प्रेक्षण, ऐसे तत्वों की आवश्यकता हो तो नागरिकों के लिए आदेश जारी कर सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। ये हमारे 3 कारण हैं, ये हमारे 3 जो कारण हैं वो सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट करती हैं। कौन कौन से 3 हैं? नंबर 1 हमारा आता है संविधान का रक्षक, नंबर 2 आता है संघात्मक व्यवस्था का रक्षक, नंबर 3 आता है मूल अधिकारों का रक्षक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट जो टॉपिक बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का संगठन। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन। मूल में भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के संगठन में एक मुख्य न्यायाधीश है। शुरू से ही एक भारतीय
संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा तथा अन्य न्यायाधीशों की संख्या शुरू में देश आजादी के समय 7 थी। देश आजादी के समय 7 थी, संविधान लागू होते समय 7 थी। और इन जो संविधान द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों का वेतन, सेवा शर्तें, ये सब अधिकार संसद को दिया है। संसद के द्वारा समय समय पर संशोधन करके समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या में बदलाव किया है। 1960 में जो अन्य न्यायाधीशों की संख्या थी वो 7 की जगह 14 कर दी, 1977 में 18 कर दी, 1985 में 26 कर दी। लगातार इस प्रकार से संख्या बढ़ाते हुए भारतीय संविधान में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगातार बढ़ते हुए अपवादों केस के मामलों को देखते हुए संसद में मार्च 2008 में सर्वोच्च न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1985 में संशोधन करते हुए वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 30 कर दी। इस प्रकार से समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा रही है। वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या 54 है, 54 प्लस 1, यानी संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का गठन है वो 2 चीजों से किया गया है, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, ये मुख्य न्यायाधीश 1 होगा और 7 संविधान लागू होने के समय थे, बाद में इनकी संख्या बढ़ते बढ़ते वर्तमान में इनकी संख्या 54 हो गई है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है हमारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रक्रिया। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रक्रिया। भारतीय संविधान द्वारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में यह व्यवस्था की गई है कि 124 में यह व्यवस्था की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाएगी। इस बात को लेकर विवाद था कि राष्ट्रपति अकेले मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। इस विवाद के निराकरण हेतु इस विवाद को दूर करने के लिए जुलाई 1998 में संविधान अनुच्छेद 124 में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में यह उल्लेख किया गया था कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। पर लेकिन इस मामले में विवाद आने पर भारतीय संसद द्वारा, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा जुलाई 1998 में एक व्यवस्था की, जिस व्यवस्था के तहत 1998 में एक संदर्भ सर्वोच्च न्यायालय को भेजा। भारतीय राष्ट्रपति ने जुलाई 1998 में एक संदर्भ सर्वोच्च न्यायालय को भेजा। संदर्भ मतलब रेफरेंस भेजा, जिस रेफरेंस द्वारा यह निश्चित किया गया, रेफरेंस द्वारा यह निश्चित किया गया कि निर्णयों के आधार पर, इस संदर्भ में 28 जुलाई 1998 के निर्णय के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया इस प्रकार रही। ये जो प्रक्रिया थी इसको उन्होंने कोलेजियम बोला। कोलेजियम हम कहते हैं ना कि नियुक्ति, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जो प्रक्रिया कोलेजियम, ये कोलेजियम सिस्टम कब आया? जुलाई 1998 में। जुलाई 1998 में इस कोलेजियम
एक कोलेजियम राष्ट्रपति द्वारा निश्चित किया गया। राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त परामर्श के आधार पर की जाती थी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का समूह है। ये कोलेजियम जिसमें कितने हैं? 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश जो 1998 से पहले मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्ति होती थी, उस नियुक्ति को जुलाई 1998 में एक रिफेस निकाल के भारतीय राष्ट्रपति ने न्यायाधीशों को परामर्श दिया कि वो जो राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं वो एक कोलेजियम सिस्टम अपनाएंगे जिसमें 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श, लिखित परामर्श के आधार पर और उनके परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हुए कोलेजियम के एक मत हो लिखित में सिफारिश करनी होगी। जब तक न्यायाधीशों के समूह की राय मुख्य न्यायाधीश के विचार से मेल नहीं खाती है, तब तक मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति से कोई परामर्श नहीं की जानी चाहिए। ये कोलेजियम सिस्टम है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश की प्रक्रिया में पूरी किए बिना न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं तो सरकार ऐसी सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है। फिर ये था हमारा संविधान का अनुच्छेद 124 के तहत जिसमें मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्ति की जाती थी। जुलाई 1998 में कोलेजियम आया। कोलेजियम द्वारा 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। उसके बाद 2014 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक नया विधेयक आया। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग और न्यायाधीशों की चुनने प्रक्रिया, इसका नाम था राष्ट्रीय न्यायिक आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रक्रिया। ये कब आया? 2014 में। ये कब आया? 2014 में। इसका गठन कब हुआ? 2014 में। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, परंतु इसको सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन संबंधी जो प्रक्रिया थी उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। वर्तमान में जो प्रक्रिया चल रही है वो कोलेजियम ही चल रही है। तो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग अगस्त 2014 में संसद ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अगस्त 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक 2014 भारतीय संसद ने अगस्त 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक तथा इससे संबंधित 121वां संविधान संशोधन पारित किया। 121वां जो संविधान संशोधन का उद्देश्य था कि न्यायपालिका में उच्च स्तर पर न्यायिकों की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करना था और इसे संविधान संशोधन अधिनियम 99 संविधान संशोधन के नाम से जाना गया। इस जो अधिनियम था 2014 को 121वां संविधान संशोधन था और इसे संविधान संशोधन विधेयक को 99 संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में जाना गया। किंतु 16 अक्टूबर 2015 को
उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन संबंधी 99 संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति प्रक्रिया कोलेजियम पद्धति से ही की जा रही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यायाधीशों की नियुक्ति की योग्यता। न्यायाधीशों की नियुक्ति की योग्यताएं। न्यायाधीशों की नियुक्ति की योग्यताएं। न्यायाधीशों की नियुक्ति की क्या क्या योग्यताएं हैं, इसका अध्ययन हम करेंगे। न्यायाधीशों के लिए नियुक्ति की जो योग्यताएं हैं वह भारत का नागरिक हो, किसी भी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। लगातार देखो, भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय 1 या 2 उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष के रूप में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, या किसी भी हाई कोर्ट या न्यायाधीशों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा, या राष्ट्रपति के विचार से एक पारंगत विधिवेत्ता। यह अंतिम जो उपबंध है चुनाव को क्षेत्र को व्यापक करने के लिए रखा गया। इस उपबंध के अनुसार किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले विख्यात विधिवेत्ता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर नियुक्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्यकाल या महाभियोग। नेक्स्ट है हमारा कार्यकाल और महाभियोग। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में मिनिमम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है, किंतु अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 128 के अनुसार सेवानिवृत्ति से पूर्व वह त्यागपत्र दे सकता है। अगर वो त्यागपत्र नहीं देता है या किसी कारणवश अपने कार्यों में असक्षम है या पक्षपात से कार्य करता है तो उसको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया वही प्रक्रिया है जो भारतीय राष्ट्रपति को हटाने के लिए की जाती है, किंतु वर्तमान में आज तक किसी भी व्यक्ति को महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटाया गया। भारत में पहली बार 1992-93 में सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश जी रामास्वामी के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, लेकिन संसद जब इस प्रस्ताव पर विचार चल रहा था तो शासन दल के द्वारा प्रस्ताव वापस ले लिया गया। इस प्रकार संवैधानिक इतिहास में सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। 2011 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कलकत्ता न्यायालय के न्यायाधीश सुमित्र सेन को महाभियोग के आधार पर उनके पद से हटाया गया। थैंक यू, धन्यवाद। बाकी हम कल करेंगे। मास्क का प्रयोग कीजिए, 2 गज की दूरी रखिए।